स्टूडेंट्स इससे पहले हमने बात की थी टू डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन की। आज हम बात करेंगे टू डायमेंशनल सर्कुलर मोशन की। तो अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे कि एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है, तो हम देखते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है और उसका जो एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट रहता है इन मैग्नीट्यूड, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो मुसलसल तब्दील होती है। तो इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखें कि एक सैटेलाइट है जो कि मूव कर रहा है ज़मीन के इर्द गिर्द। तो जो इसकी भी मोशन है उस सैटेलाइट की अराउंड द अर्थ, वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसी तरह जब ज़मीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, उसकी भी मोशन एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है। एट द सेम टाइम अगर हम भी जो कि ज़मीन के ऊपर हैं और अगर हम अपने आप को कंसिडर करें कि हम एक पार्टिकल्स हैं, तो हम भी उस ज़मीन की हरकत के साथ एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हैं। मिसाल के तौर पे हम ऐसा करते हैं कि हम एक स्ट्रिंग लेते हैं और उस स्ट्रिंग के साथ हम एक बॉल को अटैच कर देते हैं और उसको हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है वो घुमाते हैं। तो यहाँ पर हम ड्रैग फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी वगैरह के इफेक्ट को जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं। तो जब आप बॉल को यूं घुमाएंगे तो क्या होगा कि जो आपकी फिंगर्स हैं, यानी कि जो आपकी फिंगर्स हैं, वो एक फोर्स जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर लगा रही हैं और फिर इन रिटर्न जो है जो स्ट्रिंग है वो एक फोर्स जो है वो बॉल के ऊपर लगाता है। अगर आप स्ट्रिंग पर से अपनी जो ग्रिफ्ट है, यानी कि ग्रिप है, उसको अगर आप थोड़ा सा लूज करें तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली आपकी फिंगर से स्लिप कर जाएगा और जो बॉल है वो जो सेंटर है सर्कल का उससे वो दूर चला जाएगा। अब इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी फिंगर्स हैं, बेसिकली ये जो आपकी फिंगर्स हैं, वो हमेशा एक इनवर्ड फोर्स इस स्ट्रिंग के ऊपर लगाती रहे, जिसकी वजह से ताकि बॉल जो है वो सर्कल में मूव करता रहे। तो इसी तरह से एक दूसरी मिसाल देखते हैं कि यहाँ पर देखें कि जो मून है वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है। ये हम ऑब्ज़र्व करते हैं क्योंकि जो ज़मीन है वो हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लगाती है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा ज़मीन के सेंटर की तरफ होती है। तो इन दोनों मिसालों से आप ये देखते हैं कि एक फोर्स है जिसका एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो तब्दील होती है जब भी बॉडी जो है या जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में हरकत करता है। चूँकि फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, इसलिए हम इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और चूँकि और कोई फोर्स नहीं लग रही, इसलिए जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन भी होगी वो भी हमेशा सेंटर की तरफ ही होती है और उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहेंगे। अब हम नेक्स्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की एक एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर मेंशन करना चाहूँगी, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो पार्टिकल होता है वो एक्सेलेरेट करता है क्योंकि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हमेशा तब्दील होती है। तो चले हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है अलोंग दिस होल सर्कल, और मैं उस पार्टिकल की पोजीशंस को दो पॉइंट के ऊपर ऑब्जर्व करना चाह रही हूँ। एक को मैंने नाम दे दिए P1 और दूसरी पोजीशन जो है वो P2 है। अब मैंने ये जो सर्कल है इसके कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन किया। ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल वाई एक्सिस है और ये दरमियान में ओरिजिन है O। और जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो R है। अब यहाँ पे जब पॉइंट है P1, इसके ऊपर जो वेलोसिटी है उस पार्टिकल की वो V1 है और इस पॉइंट P2 पे जो वेलोसिटी है वो V2 है, जो कि टेंजेंट है टू दिस पॉइंट दोनों जगहों पे। और जो एंगल है वो थीटा बना रहा है विद वाई एक्सिस, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, जब हम उसको इस वाले को ओरिजिन से जब ज्वाइन करें तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। अब अगर आप देखें जो P1 और P2 है ये बेसिकली सिमेट्रिकली लोकेटेड है विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस। और यहाँ पर मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि जो V1 और V2 है, अगर मैं उनको सेपरेटली ड्रॉ करूँ, V1 की डायरेक्शन ये है, V2 की डायरेक्शन ये है, तो इसका जो रिजल्टेंट है डेल्टा V दैट विल बी V2 माइनस V1।
हम देखते हैं, आई थिंक अब हम वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। सो वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें कि जो पॉइंट P1 था उसके ऊपर जो वेलोसिटी है वो V1 है, सो उसका x कंपोनेंट क्या होगा, V1x विल बी इक्वल्स टू प्लस V cos थीटा एंड V1y इज इक्वल्स टू प्लस V sin थीटा। सिमिलरली पॉइंट P2 के ऊपर V2x जो है दैट इज इक्वल्स टू प्लस V cos थीटा एंड V2y will be equals to minus V sin थीटा। अब माइनस किस वजह से आया है, क्योंकि जो इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है y एक्सिस की। यहाँ पे अब देखें इसमें जो डायरेक्शन है V2y की वो डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड जो डायरेक्शन है y एक्सिस की उसकी वजह से हमने उसको नेगेटिव साइन लिया है। अब हमने देखना है कि जो V है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ V1 एंड V2। अब हमने देखना है कि जो पार्टिकल है बेसिकली वो मूव कर रहा है फ्रॉम P1 टू P2, तो ये इसने जो किया ये एक आर्क लेंथ जो है वो कंप्लीट किया है। अब आपको पता है कि मैं देखना चाह रही हूँ कितना डिस्टेंस है, तो आपको पता है एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द आर्क लेंथ, रेडियस ऑफ दैट सर्कल एंड द थीटा। वो रिलेशनशिप क्या है कि S इज इक्वल्स टू आर थीटा, जब S जो है वो आर्क लेंथ है। अब चूंकि उसने एक इस वाले पार्ट का आर्क लेंथ कंप्लीट किया, यानी कि उसने डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो आर थीटा है, इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो भी आर थीटा होगा। तो मैं इसको यूँ लिखूंगी S इज इक्वल्स टू आर थीटा प्लस आर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज 2r थीटा। S इज इक्वल्स टू 2r थीटा, ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया। ओके, सो नाउ आई थिंक हम एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन का एक्सप्रेशन लिखते हैं। सो एवरेज एक्सेलेरेशन जो है अलोंग द एक्स एक्सिस अगर मैं देखूँ, सबसे पहले मैं आपको पता है एवरेज एक्सेलेरेशन वैसे भी डेल्टा V ओवर डेल्टा T के बराबर होता है, और इस केस में अगर मैं x कंपोनेंट ऑफ एवरेज एक्सेलेरेशन लिखूँ तो x कंपोनेंट ऑफ एवरेज एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल्स टू जो डेल्टा V है दैट विल बी इक्वल्स टू V2x माइनस V1x ओवर डेल्टा T। सो V2x जो है किसके बराबर है, V cos ऑफ थीटा माइनस अगेन ये V cos ऑफ थीटा ओवर डेल्टा T। सो ये आ जाएगा V cos ऑफ थीटा कैंसिल, तो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे इसका मतलब है कि जो एवरेज एक्सेलेरेशन है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप पिक्चर में भी देखें तो बेसिकली जो वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर आप देखें एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है एट दिस पॉइंट वो इस तरफ है, इसी तरह से पॉइंट P1 पे इस तरफ है, इसी तरह से पॉइंट P2 के ऊपर भी उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम है। इसका मतलब है कि जो एक्स कंपोनेंट है एक्सेलेरेशन का वो 0 होगा। हम एक्सेलेरेशन का y कंपोनेंट देखते हैं, तो y कंपोनेंट के एक्सप्रेशन में लिखती हूँ a एवरेज y इज इक्वल्स टू v2y माइनस v1y ओवर डेल्टा t। सो दिस विल बी इक्वल्स टू v2y, हमारे पास माइनस v साइन थीटा था, और v1y भी v साइन थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब हमें एक डेल्टा t का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना होगा ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि जो स्पीड है यानी कि वेलोसिटी v जो है वो इक्वल है डिस्टेंस ओवर टाइम के। तो जो डिस्टेंस हमने देखा था वो जो आर्क लेंथ वाला डिस्टेंस था वो 2r थीटा है, ओवर टाइम जो है वो डेल्टा t है। तो अगेन यहाँ से मैं एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ डेल्टा टी का। डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू 2r थीटा ओवर v। सो ये जो डेल्टा टी की वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर से आ जाएगा -2v साइन थीटा ओवर
2r थीटा ओवर v। 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमें पास एवरेज एक्सेलेरेशन की वैल्यू y उसका जो कंपोनेंट है दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस v स्क्वायर, क्योंकि ये v ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, v स्क्वायर ओवर r, और मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ साइन थीटा ओवर थीटा। अब यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ, मैं अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना चाहूँ, यानी कि जब अगर मैं ये देखूँ कि जो टाइम t है वो अप्रोच हो रहा है टू ज़ीरो, और इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट्स जो P1 और P2 है वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और एंगल जो थीटा है वो ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब मुझे लिमिट लेना होगा टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। सो ए वाई विल बी इक्वल्स टू लिमिट theta approaches to 0 minus v square over r sine theta over theta. So this will be equals to minus v square over r limit theta approaches to 0 sine theta over theta. So आपको पता है जब स्मॉलर एंगल्स होते हैं तो स्मॉलर एंगल्स के ऊपर साइन थीटा की जो वैल्यू है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। तो इसका मतलब है जो y कंपोनेंट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन का एट द पॉइंट p, वो बेसिकली हम उसको लिख सकते हैं दैट ए वाई इज़ इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वेयर ओवर आर। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, बेसिकली शो कर रहा है कि जो एक्सेलेरेशन है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन है उसकी, यानी कि दैट इज़ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कल। इसी तरह से अभी तो हमने फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट P जो है एक आर्बिट्री पॉइंट लिया था। अगर आप किसी और पॉइंट के ऊपर भी सर्कल के अराउंड किसी पॉइंट के ऊपर भी कैलकुलेशंस करें तो हमेशा एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। तो इस तरह से इसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो मोस्टली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं A और उसके सबस्क्रिप्ट में C दैट इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर ओवर R, और नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इट्स डायरेक्शंस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, और इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहते हैं, और समटाइम्स हम इसको रेडियल एक्सेलेरेशन भी कहते हैं, रेडियल एक्सेलेरेशन। ओके अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना चाहूँ तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उससे मुझे पता है कि एफ सिग्मा एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए। तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँ वैल्यू इस एक्सेलेरेशन की तो मेरे पास आ जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो जो सेंट्रीपिटल ये वाली जो फोर्स है इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। सो द सेंट्रीपिटल फोर्स, centripetal force. So centripetal force is equals to mv square over r। तो नेगेटिव साइन अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिखें यानी कि f वेक्टर फॉर्म में माइनस एम वी स्क्वेयर ओवर आर, और नेगेटिव साइन अगेन नेगेटिव साइन जो है वो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कल।